हेलो एवरीवन। विजय अकेडमी इंदौर में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम बात करेंगे ट्रायल बैलेंस के ऊपर। ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। केवल एक दो टॉपिक ही बाकी है, एक दो पॉइंट पढ़ना बाकी है और हमारा ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, जो पढ़ रखा उसे 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं। कुछ देर में रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बाकी टॉपिक पर। तो ट्रायल बैलेंस होता क्या है? तो अगर हम एकदम साधारण भाषा में कहेंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस एक चेक पॉइंट की तरह काम करता है। ये क्या चेक करता है? देखिए, हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो कैसे रिकॉर्ड करते हैं? मनी में। मतलब केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है जो किसमें होते हैं? मनी में। और ये किस अवधारणा के अंतर्गत होता है? तो मनी मेजरमेंट की अवधारणा, मुद्रा मापन की अवधारणा जिसे हम कहते हैं, उसके अनुसार ये कहा जाता है कि केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को आपको अपने अकाउंट्स में लेना है जो किसके हो? मनी में हो, जो किसमें व्यक्त किए जा सकते हो? मनी में। जैसे एग्जांपल के लिए कि राम को उधार माल बेचा। अब राम को 5,000 का उधार माल बेचा, तो इसमें क्या आ रहा है कि हमने पैसों में उधार माल बेचा है। तो ये ट्रांजैक्शन को इसलिए हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। बट अगर कोई ये कहे कि मेरे कर्मचारी बहुत ईमानदार हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, तो क्या ये बुक्स में रिकॉर्ड होगी? बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम केवल कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे? मनी के। तो अब हमने उन ट्रांजैक्शन की क्या करी? एंट्री करी। उसके बाद क्या करी? उनकी पोस्टिंग करी। जो लेजर्स बने हुए थे उनमें उनकी पोस्टिंग कर दी। अब पोस्टिंग करने के बाद हमको क्या बनाना होता है? हमें बनाने होते हैं, फिर जब हम सारी एंट्रियां कर लेते हैं उसके बाद हमको क्या बनाने होते हैं? फाइनल अकाउंट। तो अब फाइनल अकाउंट का काम बड़ा टेक्निकल काम है। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि सारे जो भी हमने लेजर्स बनाए थे उसका एक हमको समराइज वे में मिल जाए, सारी चीजें एक साथ मिल जाए। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस किसका काम करता है? तो ट्रायल बैलेंस अगर एकदम साधारण भाषा में बात करें तो वो काम करता है चेक पॉइंट का। मतलब वो क्या करता है कि जो भी एंट्रियां आपने करी है या जो पोस्टिंग करी है उसमें कोई गलती तो नहीं करी, इस बात की जांच किसके थ्रू की जाती है? ट्रायल बैलेंस के थ्रू। ट्रायल बैलेंस दूसरा क्या काम करता है? तो ये फाइनल अकाउंट जो बना रहे हैं, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट जो बना रहे हैं, उनके लिए क्या करता है? ये डेटा देता है, समरी में डेटा प्रोवाइड करता है ताकि ये अच्छे से अपना फाइनल अकाउंट कंप्लीट कर पाए। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो हमारे फाइनल अकाउंट होते हैं, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं। अगर कंपनी लिस्टेड है तो उसके जो बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं, फाइनल अकाउंट होते हैं, उसको क्या किया जाता है? उसको पब्लिश किया जाता है। आय कर, विक्रय कर, इन सब में इसे सबमिट किया जाता है। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे फाइनल अकाउंट बने वो कैसे हो? वो त्रुटिपूर्ण नहीं हो, उसमें कोई भी गलती ना हो, वो बहुत अच्छे से बने। तो इस अप्रोच के लिए हम क्या करते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने आपको कहा था कि एग्जामिनर एक सीधा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ये एक समरी डॉक्यूमेंट है। ये क्या होता है? एक विवरण होता है। इसके थ्रू हमें क्या मिल जाती है? हमें समरी मिल जाती है। ठीक है, ये सारी बातें हमने अभी तक पढ़ ली थी कि हमें ये पता लगता है ट्रायल बैलेंस क्या है। एक समरी डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू हमें सारा डेटा मिल जाता है। फिर हमने पढ़ी थी क्या? तलपट क्या है? लेखों की सत्यता की जांच करता है। मतलब वो ट्रू है या नहीं है, सही है क्या नहीं है। तो ये इसलिए ये क्या है? एक विवरण पत्र है। मतलब क्या होता है ट्रायल बैलेंस? ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है ना, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट होता है। क्या स्टेटमेंट? मतलब एक कागज पर हम वो ये इसे बनाते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट होता है। क्या ये बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है? नहीं। ट्रायल बैलेंस को कब बनाया जाता है? तो ट्रायल बैलेंस को आप कभी भी बना सकते हैं, पर नॉर्मली कब बनाते हैं? ईयर एंड पर, जब हमें फाइनल अकाउंट बनाने होते हैं। इसके बाद बात करी थी हमने इसके बाद हमने क्या बात करी थी? इसके बाद हमने बात करी थी ये वाले पॉइंट पर कि ये क्या होता है, इसमें हमें सारी गतिविधियों का सारांश मिल जाता है। इससे हमें देख करके नेचर पता लग जाता है कि क्या प्रकृति है, आकार कितना है, प्रकार कैसा है, ये सारी बातें हमें पता लग जाती है। जो एक और आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है वो क्या पूछेगा कि ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस गणितीय शुद्धता की जांच करता है। मतलब क्या है? मैथमेटिकल करेक्टनेस चेक करता है। मतलब अगर ट्रायल बैलेंस मिल गया तो हमारी गणितीय गलती नहीं है, गणितीय रूप से हमारा जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो सही है। गणितीय रूप का मतलब क्या हो रहा है कि अगर डेबिट में हमने 50,000 रुपए की चीजें डेबिट करी हैं तो क्रेडिट भी हमने 50,000 ही किया है। ये बात का प्रमाण कौन कर देता है? ये बात का प्रमाण ट्रायल बैलेंस कर देता है। इसके बाद हमने बात करी थी क्या होता है? तो ये एक सूची पत्र है, विवरण है, मतलब एक समरी डॉक्यूमेंट है, एक स्टेटमेंट होता है। इसमें क्या होते हैं? इसमें दो पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष। एक कौन सा होता है? एक होता है डेबिट, दूसरा होता है क्रेडिट। जिन भी खातों के क्या होते हैं? डेबिट शेष होते हैं उन्हें डेबिट पक्ष तरफ लिखते हैं, और जिन भी खातों के क्रेडिट बैलेंस निकलते हैं उन्हें क्रेडिट पक्ष लिखते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों ही पक्षों का मतलब डेबिट और क्रेडिट दोनों मिल गए तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा ट्रायल बैलेंस
गणितीय रूप से पूरी तरह सही है, मतलब उसमें गणितीय गलती कोई नहीं है। जैसे डेबिट में 5,000 है तो क्रेडिट में भी 5,000 होगा, और डेबिट में भी 10,000 है तो क्रेडिट में भी 10,000 होगा। ये सारी बातें हमने समझी थी। इसके बाद हमने समझा था ट्रायल बैलेंस की आवश्यकता, महत्व, उपयोगिता क्या है। तो मैंने आपको कहा था कि ये क्या होता है, अंतिम खातों के लिए उचित सामग्री, मतलब क्या होता है, एक समरी डॉक्यूमेंट मिल जाता है, समरी मटेरियल मिल जाता है, अप्रोप्रिएट चीजें मिल जाती हैं, ताकि फिर हम आसानी से क्या बना सके, ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हमारे जो फाइनल अकाउंट है वो बना सकते हैं। और दूसरा क्या बोलता है, ट्रायल बैलेंस से हमें शुद्धता की भी जानकारी मिल जाती है, मतलब क्या है, जो भी ट्रांजैक्शन करें उसमें कोई भी गलती नहीं करी है। इसके बाद बात करी थी हमने पॉइंट नंबर 2 पर, देनदारों लेनदारों की सूची का परीक्षण। इसमें क्या करा था हमने, इसमें अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो इसका मतलब जो हमारी लिस्ट बनी थी, डेटर्स लिस्ट और क्रेडिटर लिस्ट, ठीक है, डेटर्स लिस्ट और क्रेडिटर्स लिस्ट, जिससे मैंने क्या कहा था, लिस्ट 1 लिस्ट 2 है ना, डेटर्स की क्रेडिटर्स की लिस्ट दोनों बनी थी। तो अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो लिस्ट बनाई थी वो भी सही थी। क्यों? क्योंकि इन्हीं लिस्ट का हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस में इन्हीं लिस्ट का क्या लिखते हैं, बैलेंस लिख देते हैं। पॉइंट नंबर 3 पर हमने बात करी थी गणितीय शुद्धता की जांच। तो इसमें क्या करते हैं, गणितीय शुद्धता की जांच में, कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, गणितीय रूप से कोई गलती नहीं करी थी। तो गणितीय रूप से गलती नहीं करी थी, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमने 12,000 रुपए डेबिट करे थे तो 12,000 रुपए ही क्रेडिट करें, मतलब ऐसा नहीं करा है कि यहाँ पर 12,000 और अगर 20,000 रुपए लिखा है, इसका मतलब क्या है, गणितीय गलती है यहाँ पर, क्या है, गणितीय गलती है। तो इसका मतलब अगर हमारी ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ होगा कि डेबिट जितनी अमाउंट हो रही है उतनी अमाउंट ही क्रेडिट भी होगी। ठीक है। इसके बाद हमने बात करी थी दोहरा लेखा सिद्धांतों का पालन। तो जब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है तो हमने क्या करा है, दोहरा लेखा प्रणाली के, दोहरा लेखा के सिद्धांतों का पालन करा है। जैसे दोहरा लेखा सिद्धांत ये कहते हैं कि जो हर एक ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट होते हैं, तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर डेबिट में जितना प्रभाव पड़ेगा, डेबिट में अगर हमने 50,000 रुपए डेबिट करे हैं तो क्रेडिट भी हम कितने करेंगे, 50,000। तो एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, दोनों तरफ समान होते हैं। जैसे हमने क्या करी, सेल करी, तो ये सेल की एंट्री होगी, कैश सेल करी तो कैश सेल कितनी करी, 10,000 की, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन हो रहा है। इसके बाद हमने बात करी थी पॉइंट नंबर 5 पर, क्या बोल रहे थे, संपत्ति और दायित्वों की जानकारी। देखिए, हम ट्रायल बैलेंस से पूरी समरी मिल जाती है हमें, तो इससे हमें पता भी लग जाएगा कि इस पर्टिकुलर संगठन में कितनी असेट और कितनी लायबिलिटी है। ये सारी जानकारी हमें ट्रायल बैलेंस से मिल जाती है। इसके बाद हमने बात करी थी ट्रायल बैलेंस की विशेषताओं के ऊपर, कि ट्रायल बैलेंस की क्या विशेषताएं हैं, क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये समझी थी। तो देखिए, ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मिल जाता है तो ये किस बात की बोलता है, कि आपकी जो खाता बही है, जो बुक्स बनाई थी आपने, वो क्या बनाई है, वो एक्यूरेसी है, उसमें कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि जब भी वो मिला है हमारा ट्रायल बैलेंस। ठीक है। और ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, सभी खातों को शामिल किया जाता है। इसमें हमें क्या मिल जाता है, इसमें हमें योग भी मिल जाते हैं और उनके शेष भी मिल जाते हैं। ये ऐसा विवरण पत्र है, मतलब एक ऐसा विवरण पत्र है जिसमें हमें खातों के क्या मिल जाते हैं, टोटल भी मिल जाते हैं और शेष भी मिल जाते हैं। इसके ऊपर भी मैंने आपको डिटेल में बताया था कि ट्रायल बैलेंस की अलग अलग विधियां हैं। जैसे एक होती है शेष विधि, एक होती है योग विधि। तो हम अगर दोनों विधियों से जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमें एक ही ट्रायल बैलेंस में उसका टोटल भी मिल जाता है और उसका क्या मिल जाता है, बैलेंस भी मिल जाता है। ठीक है। ट्रायल बैलेंस कितनी, तो ट्रायल बैलेंस बनाने की अनेक विधियां है ना, हमने समझी भी है। ट्रायल बैलेंस किस पर बनाया जाता है, तो क्या खाता बहियों का वो होता है, पार्ट होता है, नहीं, ये खाता बहियों का पार्ट नहीं होता है। इसे अलग से कागज पर तैयार किया जाता है। ठीक है। ये क्या होता है, ये दोनों राशि स्तंभ अगर मिल जाते हैं, है ना, अगर हमारे दोनों ही स्तंभ मिल गए, मतलब डेबिट और क्रेडिट मिल गए, तो इसका मतलब क्या है कि हमने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का पालन करा है। ठीक है। अब इसके बाद हमने समझा था कि इसके दो प्रारूप हैं, एक तो क्या होता है, लेजर के प्रारूप, और एक एक होता है जनरल बही का प्रारूप, एक होता है लेजर का प्रारूप, जो आगे हम समझेंगे। और ये क्या करता है, अंतिम खाते बनाने के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए या जो डेटा चाहिए वो ये प्रोवाइड कराता है। ये सारी हमने समझी थी। इसके बाद हमने समझे थे दोनों प्रारूप। तो एक कौन सा होता है, एक तो होता है जनरल प्रारूप, मतलब जैसे जनरल एंट्री के लिए जो प्रारूप बनाया गया था 5 कॉलम वाला, बस वैसा की वैसे ही कॉलम होते हैं। बस यहाँ पर क्या होता है, डेट की कॉलम की जगह यहाँ पर क्या ले आते हैं, हम सीरियल नंबर ले आते हैं। क्यों डेट का कॉलम नहीं लाते, क्योंकि हम यहाँ पर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम तो यहाँ क्या कर रहे हैं, हर एक लेजर की समरी बना रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं सीरियल नंबर। इसके बाद हमने बात करी थी लेजर प्रारूप। तो लेजर प्रारूप में हमने क्या करा था कि लेजर का जैसा प्रारूप होता है बस वैसा ही होता है, बस डेट की जगह क्या आ जाता है, सीरियल नंबर। अब लेजर फॉलियो क्यों होता है, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई खाते का यहाँ पर डिटेल लिखी जाती है तो उसके साथ उसका पेज नंबर डाल दिया जाता है, कि आप अगर उस पर्टिकुलर पेज पर अगर बुक्स में जाएंगे तो आपको वो खाता दिख जाएगा।
ठीक है। इसके बाद हमने प्रंजी प्रारूप, लेजर प्रारूप पढ़ा था, तो पूरा लेजर जैसा प्रारूप होता है वैसा की वैसा ही रहता है, बस क्या होता है डेट की कॉलम की जगह यहाँ पर क्या आ जाता है, सीरियल नंबर आ जाता है। इसके बाद हमने समझी थी तलपट बनाने की विधि, उसमें थी योग विधि, बंद खाते को छोड़ करके योग विधि, मतलब क्या टोटल मेथड, टोटल मेथड एक्सेप्ट द क्लोज अकाउंट, मतलब जो अकाउंट क्लोज हो जाते हैं उनको छोड़ करके जो अकाउंट बचे हैं उससे टोटल मेथड। फिर आती है बैलेंस मेथड, और इसके बाद आती है योग और शेष विधि, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। मैंने फिर इसमें आपको डिटेल में बताया था कि देखिए योग विधि क्या होती है। योग विधि एकदम सरल विधि है, कोई भी कर लेगा, जिसको हम बता देंगे वो करने लग जाएगा, मतलब इसमें कुछ नहीं करना रहता। हम क्या बोलते हैं, बस बुक्स खोल लो और हर एक अकाउंट का क्या करते जाओ, टोटल करते जाओ। डेबिट का टोटल ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड लिख देना, क्रेडिट का टोटल ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड लिख देना, बस ये काम करते जाना, तुम्हारा ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। ठीक है, अकाउंट कोई सा भी, अकाउंट बंद हो चालू हो, आपको ये ध्यान नहीं रखना, मतलब आपको तो बस क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है, बुक्स में हर एक अकाउंट को देखना है, डेबिट में कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, तो बस उसको टोटल करके डेबिट साइड लिख देना, क्रेडिट में कुछ लिखा है, हाँ लिखा है, तो उसको कहाँ लिख देना, क्रेडिट साइड लिख देना, बस ये इतनी सरल मेथड है। तो योग विधि में हम क्या करते हैं, हर एक खाते का योग लगाते हैं, नाम पक्ष मतलब डेबिट पक्ष का योग हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट पक्ष में नाम पक्ष में लिख देते हैं, और जमा पक्ष मतलब क्रेडिट पक्ष का योग किधर लिख देते हैं, क्रेडिट पक्ष में। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी लेजर है, जैसे मान लीजिए राम का खाता है, तो अब राम का अकाउंट अगर हमारी बुक्स में है तो हम क्या करेंगे, राम का अकाउंट देखेंगे, और राम के अकाउंट में जो डेबिट साइड जितनी भी अमाउंट लिखी है, ये डेबिट साइड, इसका टोटल करेंगे, और इसको क्या करेंगे, जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, जो हम ट्रायल बैलेंस बना रहे हैं, इस ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड ये डेबिट का टोटल लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, राम का ही क्रेडिट का टोटल करेंगे, राम का ही क्रेडिट का टोटल, ये सारी अमाउंट का टोटल करेंगे क्रेडिट का, बिना बैलेंस निकाले, ध्यान रखिएगा बिना बैलेंस निकाले इसका टोटल करेंगे, और इसे लिख देंगे क्रेडिट साइड। तो ये पूरा काम करते जाएंगे, और अंत में क्या हो जाएगा, हमारा बैलेंस मिल जाएगा। जैसे ही हमारा बैलेंस मिला तो हम समझ जाएंगे कि हमारा, हमने किसी भी प्रकार की कोई क्या नहीं करी है, गणितीय गलती नहीं करी है। और जो ट्रायल बैलेंस का योग होता है, इसमें क्या होता है, जो नकल बही में मतलब जितनी भी हमारी नकल बही बनती है, उन सभी का टोटल किसके बराबर होता है, हमारे ट्रायल बैलेंस का योग इन सबके बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपली हम क्या करते जा रहे हैं, ट्रायल बैलेंस में लिखते जा रहे हैं। तो ये सभी खाते आते हैं। एग्जामिनर एक क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी विधि में सभी अकाउंट आते हैं, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, कौन सी विधि है ये? ट्रायल बैलेंस बनाने की कौन सी विधि है जिसमें हर एक खाते को लिखा जाता है, तो वो विधि कौन सी है, तो वो है टोटल मेथड। टोटल मेथड में हम हर एक अकाउंट को लेते हैं, मतलब बस उसमें अमाउंट होनी चाहिए, वो अकाउंट यहाँ आएगा। और देखिए हर एक अकाउंट में अमाउंट तो होगी, जब भी हमने बुक्स में खोला है खाता, कोई भी खाता बुक्स में कब खुलाएगा, जब ट्रांजेक्शन होगा, तो इसलिए टोटल मेथड वो होती है जिसमें सभी खाते आते हैं। ध्यान रखिएगा हर एक खाते का, सब खातों के नाम तलपट में आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो खाता कैसा हो, चाहे वो खाता क्लोज ही क्यों ना हो गया हो, मतलब जिसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो भी वो आएगा। क्यों, क्योंकि डेबिट क्रेडिट में कुछ ना कुछ लिखा होगा, तभी वो दिख रहा है खाता। समझ में आ गई। इसके बाद बात करी थी हमने बंद खातों को छोड़ करके, तो जैसे ऊपर मेथड है बस वैसी की वैसी ही होती है, बस इसमें फर्क क्या आ जाता है, जो खाते क्लोज हो जाते हैं। अब जो खाते क्लोज होने का मतलब क्या है, जिनके अकाउंट ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं। अब ऑटोमेटिकली कैसे बंद होते हैं, जैसे मान लीजिए हमें राहुल राहुल भाई साहब को हमने 10,000 का उधार माल बेचा था। कितने का उधार माल बेचा था, तो हमने इसको 10,000 का उधार माल बेचा था। कितने का, 10,000 का। अब 10,000 का इनको उधार माल बेचा था, तो इनसे 10,000 रुपए लेने थे, और इन्होंने क्या करा, 10,000 रुपए पे भी कर दिए। तो अब इनका खाता क्या हो गया, इनके खातों का बैलेंस आ गया है जीरो। तो ये खाता कौन सा हो गया, तो राहुल का खाता हो गया है बंद। तो अब क्या होता है, राहुल का खाता बंद हो गया है, तो इस इन खातों को छोड़ करके, मतलब कौन सी विधि में, शेष बंद खातों को छोड़ करके योग द्वारा, तो इस विधि में क्या करते हैं हम, जो खाते बंद हो गए उनको छोड़ करके बाकी जो वैसे ऊपर मेथड फॉलो करी थी उसी को फॉलो करते हैं। इसके बाद बात करी थी हमने शेष मेथड की, बैलेंसिंग मेथड की। तो बैलेंसिंग मेथड में हम क्या करते हैं, हर एक खाते का बैलेंस निकालते हैं, मतलब उनका क्या करते हैं, ईमानदारी से कहा जाए तो क्लोजिंग बैलेंस निकालते हैं। अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेगा, तो बस कुछ नहीं करेंगे, डेबिट का टोटल करेंगे, क्रेडिट का टोटल करेंगे, जिस साइड का टोटल कम आएगा उस साइड क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। जैसे अगर हमने मान लीजिए राहुल का खाता है, अब राहुल के खाते में हमने क्या करा, ये देखा डेबिट में क्या दिख रहा है, डेबिट में दिख रहा है हमें 10,000, डेबिट में दिख रहा है हमें 20,000, डेबिट में दिख रहा है हमें 30,000, तो ये हो गया। क्रेडिट में कितना दिख रहा है, क्रेडिट में दिख रहा है 10,000 और 5,000, ये दिख रहा है हमें। तो क्या करेंगे, टोटल करेंगे, टोटल कितना आ गया, तो 10 20 30 30 60, ये 60,000 डेबिट का आ गया, जिधर का, और इधर कितना आ रहा है 15,000, तो 60 में से 15 माइनस कर देंगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा
45,000। तो 45,000 कितना आ गया क्लोजिंग बैलेंस। तो बस अब ये जो राहुल का क्लोजिंग बैलेंस आया है इसे हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में लेते जाएंगे। तो ये क्या होती है, ये होती है शेष विधि। सबसे ज्यादा पॉपुलर विधि कौन सी है, तो सबसे ज्यादा पॉपुलर विधि है शेष विधि। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी ज्यादा पॉपुलर मेथड है। एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा या किस विधि में शेष निकाल करके ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, शेषों की सहायता से ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तो वो है बैलेंसिंग मेथड। बैलेंसिंग मेथड में क्या करते हैं, हर एक खाते का बैलेंस निकालते हैं और उसको ट्रायल बैलेंस में लिखते जाते हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित मेथड कौन सी है, तो वो है शेष विधि। हमने समझा भी था, मैंने आपको एक लेजर भी दिखाया था, पूरा एक ओरिजिनल लेजर दिखाया था आपको। तो वो लेजर देखिए शेष विधि का ही पालन कर रहा था। तो आज भी जो बुक्स बनती है वो किसको फॉलो करके बनती है, तो आज भी जो बुक्स बनती है वो बुक्स शेष विधि को फॉलो करके बनती है। समझ में आ गई बात, कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो ये सारी मेथड्स फॉलो होती है ना। अब क्या करते हैं, जो बैलेंस निकला, अगर वो बैलेंस नाम निकला है मतलब डेबिट बैलेंस निकला है तो उसे ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड, और अगर जमा बैलेंस निकला है तो उसे ट्रायल बैलेंस के जमा साइड लिख देंगे और हमारा टोटल लगा लेंगे। समझ में आ गई। ये विधि का बेनिफिट क्या है, तो इसमें जो टोटल आता है वो क्या आता है, छोटा आता है। ऊपर जो टोटल आया उनसे छोटा आता है। क्यों, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, बैलेंस निकालते हैं। तो बैलेंस निकालने से क्या हो जाता है, जो योग होता है वो छोटा हो जाता है, और जो ट्रायल बैलेंस का साइज होता है, बैलेंसिंग मेथड में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस का साइज भी क्या होता है, छोटा हो जाता है। जैसे जो मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया था वो 4-5 पेज का था, बट वो ट्रायल बैलेंस कितनी बड़ी कंपनी का था, तो वो ट्रायल बैलेंस तकरीबन 40 करोड़ के आसपास की कंपनी का था। मतलब 40 करोड़ का टर्नओवर था उस कंपनी का जिसका मैंने आपको ट्रायल बैलेंस बताया था। सोचिए 4 पेज में आ गया। तो क्यों इतना ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि इसमें बैलेंस निकालते हैं और हेड वाइज उसे बांट देते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट पूरा समझ में आया। आगे बढ़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद आती है टोटल मेथड और बैलेंस मेथड। इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करते हैं। टोटल योग विधि में जैसा हमने योग करा था वो योग लिखते जाते हैं, और फिर बाद में जो बैलेंस मेथड में हम बैलेंस निकालते हैं वो बैलेंस लिखते जाते हैं, और फिर क्या करते हैं, जो बैलेंस आ जाएगा वो लिख देंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, केस का एक एग्जाम्पल लिया था यहाँ पर कि उसका डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 75,000। तो उसे पहले तो टोटल विधि के अंतर्गत कॉलम बनाएंगे और उसे डेबिट साइड लिख देंगे, और फिर क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा था 50,000, तो उसे क्रेडिट स्तंभ में टोटल वाले कॉलम में लिख देंगे, टोटल वाली विधि से। और फिर बैलेंसिंग मेथड में कितना लिख देंगे, डेबिट साइड 25,000 ऊपर लिख करके हम इसे क्लोज कर देंगे। समझ में आ गई। तो योग विधि और शेष विधि कुछ नहीं है, पुरानी मेथड ही है। इसके बाद बात करी थी हमने किसकी, देनदारों और लेनदारों की सूची की। तो इसमें कुछ नहीं था। क्या करते हैं हम, जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके करोड़ों के टर्नओवर होते हैं और जिनमें 4 से 5 हजार हमारे या 1,000-2,000 क्या होते हैं, देनदार और लेनदार होते हैं। ये मतलब देनदार और लेनदार एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन होता है। और अगर हम इन सभी के खाते कहाँ ले लेंगे, इन सभी के खाते अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में ले लेंगे तो हमारा ट्रायल बैलेंस का साइज क्या हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। ट्रायल बैलेंस का साइज बहुत बढ़ जाएगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, बल्कि हो जाएगा, उससे बुक्स बनाना आसान नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट बनाने पर क्या करते हैं, जो भी फिगर आता है उसका टोटल करके इन ट्रायल बैलेंस में लिख देते हैं। ठीक है। और शेषों से सूची से तलपट बनाना, तो इसमें हमने क्या करा था, इसमें हमने क्या करते हैं कि कोई भी जब ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो एक लिस्ट मिल जाती है, बैलेंसेस की लिस्ट मिल जाती है, और उससे हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। बट हो सकता है कि हमें पता ना हो, साथ में इसका लिखा ना हो कि बैलेंस क्रेडिट आ रहा है, डेबिट आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उनका नेचर समझ लेना चाहिए। हर एक खाते का अगर हमें नेचर पता होगा तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि बैलेंस कैसा आ रहा होगा। जैसे केस का बैलेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट होता है। ठीक है। तो केस का बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है। कैपिटल, जैसे अगर कैपिटल लगी है तो सामान्यतः उसका बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट ही होता है ना। तो ये हमें नॉर्मली इनका जो नेचर होता है वो पता होता है, तो इससे क्या हो जाएगा, आसानी से हम ये लिस्ट से क्या बना लेंगे, बैलेंसेस बना लेंगे। और फिर हमने समझा था डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के बारे में। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट जो और ले लेता हूं वो एक पॉइंट ये है कि जैसे आउटस्टैंडिंग होता है, आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग, जैसे आउटस्टैंडिंग को अगर हम लें, है ना, आउटस्टैंडिंग, तो अब आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग रेंट का मतलब ये हुआ कि हमने क्या करा था, जैसे मान लीजिए सपोज करिए ये मई मंथ है, ठीक है। अब मई मंथ को हमने ले लिया। अब ये मई मंथ का किराया, जैसे आप घर में रहते हैं, किराए से अगर आप रहते हैं या आपने एक दुकान किराए से ले रखी है, तो अब ये मई मंथ पूरा हो गया, आपने किराए पर ये दुकान ले रखी है और ये किराया है दुकान का कितना, 10,000 रुपए। अब मई मंथ पूरा हो गया और आपने ये किराया नहीं दिया अभी तक, तो ये किराया क्या हो गया, ये किराया जो आपने 10,000 रुपये पूरे मई मंथ का देना था और मई मंथ समाप्त हो गया और आपने अभी तक ये किराया
नहीं चुकाया है। तो ये जो किराया आपने अभी तक अपने मालिक को, मतलब जो दुकान का मालिक था जिससे आपने ये दुकान किराए पर ली थी, उसे जब तक 10,000 रुपये नहीं चुकाया है, ये 10,000 रुपये नहीं चुकाया है, तो ये जो बिना चुकाया हुआ, ना चुकाया हुआ रेंट है, रेंट जो ड्यू तो हो गया है, मतलब मई मंथ खत्म हो गया है ना, मई मंथ एंड हो गया है, जैसे अप्रैल मंथ, अब अप्रैल मंथ का भी आपने किराया नहीं चुकाया, आपने मार्च का भी किराया अभी तक नहीं चुकाया, आपने जनवरी का किराया भी अभी तक नहीं चुकाया, आपने फरवरी का किराया भी नहीं चुकाया, आपने दिसंबर, पिछले साल का जो दिसंबर था उसका किराया भी नहीं चुकाया। तो ये जो भी किराए हैं, ये सारे किराए क्या हो गए हैं, आपको दायित्व आ गया है, मतलब आप पे वो ड्यू हो गए हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि भाई अपने जो मालिक है उसको पे करो, जिसकी दुकान आपने ये दुकान किराए पर ली है, उसका हक बनता है और आपको ये पे करना है। पर अभी तक आपने इसको पेड नहीं करा है, नॉट पेड, है ना। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख भी लीजिए, नॉट पेड, है ना, तो ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं आएगा। नॉट पेड मतलब आपकी जिम्मेदारी आ गई है, आपके ऊपर दायित्व आ गया है, पर आपने नहीं पेड करा है। तो इस रेंट को क्या बोलते हैं, या कोई भी चीज हो, मतलब ऐसा रेंट नहीं, कोई भी एक्सपेंसेस हो जिसकी आपके ऊपर दायित्व आ गया है, मतलब आपके ऊपर वो लग गया है, दायित्व आ गया है, वो समय बीत गया है, पर अभी तक आपने नहीं चुकाया है, पेड नहीं करा है, तो इससे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग। अब यहाँ पर क्या है, रेंट है, तो हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। अब यही की यही चीज होती सैलरी, आप इसमें महान हो, आपने रेंट तो दिया नहीं, ये जो एम्प्लॉय था ना, ये एम्प्लॉय की आपने सैलरी भी नहीं दी, ये जो एम्प्लॉय थे ना, जो ये एम्प्लॉयों की इतने से महीनों की सैलरी भी नहीं दी, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, फिर इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ में आ गई, मतलब आपका दायित्व था, आपकी जिम्मेदारी थी, आपके ऊपर ये आ रहा था, पर आपने अभी तक ये दायित्व का भुगतान नहीं करा, तो इसे बोला जाएगा आउटस्टैंडिंग, है ना, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी आपको पे करना था पर आपने अभी तक उसे पेड नहीं करा, मतलब आपकी जिम्मेदारी थी और आपने पेड नहीं करा। अगर आपकी जिम्मेदारी थी और आपने पेड नहीं करा, तो इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग और वो एक्सपेंसेस का नाम, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट। बात समझ में आ गई। अब एक आता है अक्रूड, एक क्या आता है, एक आता है अक्रूड। अक्रूड, अब अक्रूड का मतलब क्या होता है, अक्रूड का मतलब ये होता है कि आपका हक बन गया था, आपका उस पर हक था। अब कैसे हक था, जैसे आप मान लीजिए ये हैं आप, और आप यहाँ पर काम करते हैं, किसमें काम करते हैं, टाटा कंपनी में आप जॉब करते हैं, ठीक है। टाटा कंपनी वैसे बहुत अच्छी कंपनी है, बट अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि टाटा कंपनी ने क्या करा, टाटा कंपनी ने ये करा, है ना, टाटा कंपनी ने क्या करा, आपने इसमें काम कर रहे हैं, तो आपको जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, ठीक है, अप्रैल की, और मई भी हो गया, मई की भी, और जून की भी, इतने महीने हो गए, अभी से सैलरी नहीं दी है, अभी तक सैलरी नहीं दी है। मतलब आज काम करे जा रहे हैं, आप तो काम करे जा रहे हैं, बट इतने महीनों की सैलरी ड्यू हो गई, कितने महीनों की, जनवरी की, फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की, मई की, जून की, 6 महीने हो गए। 6 महीने से आप कंपनी में काम कर रहे हैं, पर कंपनी ने आपको सैलरी पे नहीं करी है, सैलरी पे नहीं करी है। क्या बोला है, सैलरी, सैलरी पे नहीं करी है, तो इसे बोला जाएगा अक्रूड। इसे क्या बोला जाएगा, अक्रूड। समझ में आ गई बात, इसे बोला जाएगा अक्रूड बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आपका हक बन गया है, आपका इस इनकम पे, मतलब आपके लिए इनकम है, इनकम है, बट आपके लिए क्या, इनकम है, इनकम है, आपका हक है ना, आपका हक है, पर आपको मिली क्या ये अभी तक, तो इसको बोला जाएगा अक्रूड। मतलब आप जो इनकम, मतलब आपके नजर से देखेंगे, अगर आपके नजर से देखेंगे तो आपके लिए सैलरी क्या है, आपके लिए सैलरी है इनकम, आपके लिए सैलरी क्या है, आपके लिए सैलरी है इनकम, और ये जो इनकम है आपकी हक बन गया है, पर आपको अभी तक मिली है क्या, नहीं मिली है, तो इसे बोला जाएगा अक्रूड, है ना, अक्रूड। इसे क्या बोला जाएगा, अक्रूड। अब अनअर्नड का मतलब क्या होता है, अनअर्नड का मतलब ये होता है, एक और जो कंसेप्ट आता है कई बार, अनअर्नड, उसे बोलते हैं अनअर्नड। अब अनअर्नड का मतलब ये होता है कि आपका हक नहीं है और आपको वो पैसे मिल गए हैं, या अभी तक उस पर हक नहीं आया है आपका, तो उसे बोला जाता है, और आपको पैसे मिल गए हैं, तो उसे बोला जाएगा अनअर्न्ड। जैसे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो आपकी जो इनकम पर हक नहीं था, पर आपको इनकम मिल गई, तो उसे बोला जाता है अनअर्न्ड। जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, कई बार आउटस्टैंडिंग पर पूछते हैं, ध्यान रखिएगा, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब ऐसा दायित्व जो आपको पेड करना था बट आपने पेड नहीं करा, तो वो हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद आता है अक्रूड। अक्रूड का मतलब आप समझ गए, अक्रूड का मतलब क्या होता है? अक्रूड का मतलब ये होता है कि आपका हक है उस इनकम पर, आपका हक है उस इनकम पर आपको वो इनकम नहीं मिली, आपको क्या हुआ, वो इनकम नहीं मिली, तो उसे बोला जाएगा क्या, अक्रूड। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया पूरा? बढ़े आगे, ठीक है, समझ में आया पूरा कंसेप्ट? कोई इशू इस कंसेप्ट में? ये दोनों ही बातें समझ में आ गई है ना? ध्यान रखिएगा, तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आपको पता होगा। तो इसको बोलते हैं अक्रूड, जैसे अक्रूड इनकम है ना, तो अक्रूड इनकम का मतलब क्या है, वो इनकम जो आपको मिलनी थी, आपका हक है पर अभी तक आपको मिली नहीं, तो उसे बोला जाएगा अक्रूड। बात समझ में आ गई? तो ये सारी बातें हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ये सारा कंसेप्ट हम कवर कर चुके थे। अब हम आ गए कहाँ पर? अब हम आते हैं हमारा पॉइंट पर, क्या था? सस्पेंस अकाउंट, उद्धृत खाता। अब सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? तो देखिए, सस्पेंस अकाउंट अगर हम सैद्धांतिक रूप से मतलब एकदम ईमानदारी से कहें तो ये कोई अकाउंट नहीं है। एकदम अगर हम लॉजिकली बात करें, ऐसे ही अकाउंट होता है, बट लॉजिकली बात करें, ईमानदारी से बात करें, तो ये वाकई में कोई अकाउंट नहीं है। मतलब इसको अकाउंट नहीं कहा जाएगा, ऐसे कहें तो, हम अगर व्यवहारिक रूप से अपनी बातों में कहें तो इसको हम अकाउंट नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट है ही नहीं, ये हमारी क्या है, ये हमारी मजबूरी है। मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए, देखिए अकाउंट कब खुलता है? अकाउंट ऐसे खुलता है जैसे अगर आपने, मैं बोलूं कि आपने सेल करी, क्या करी, आपने सेल करी, और कैसी सेल करी, कैश सेल करी, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। मतलब क्या हुआ? व्यापार में कैश आ रही है और व्यापार से क्या हो रहा है, सेल हो रहा है ना, सेल हो रहा है, तो ये दोनों खाते अपने आप खुल गए। ये खाते क्यों खुले? ट्रांजैक्शन के कारण। ये खाते क्यों खुले? ये खाते खुले हैं एक ट्रांजैक्शन के। व्यापार में क्या ट्रांजैक्शन हुआ, व्यापार में क्या व्यवहार हुआ? तो व्यवहार हुआ है सेल का व्यवहार हुआ है, सेल का व्यवहार हुआ है, तब जाकर के कैश अकाउंट खुला है, तब जाकर के सेल्स अकाउंट खुला है। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, ऐसे ही ये हुआ, क्या हुआ, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे ही हुआ रेंट। क्या करा, व्यापार में हमने क्या करा, रेंट पेड। रेंट पेड मतलब किराए का भुगतान करा। अब किराए का कितने का भुगतान करा? सपोज करिए 10,000 का किराए का भुगतान करा। तो अब किराए के भुगतान की क्या हो जाएगी? तो रेंट क्या है, रेंट है हमारे लिए खर्चा, तो रेंट अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगी एंट्री, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई। व्यापार से क्या जा रही है, व्यापार से कैश जा रही है, इसलिए क्या हो गया, कैश का खाता। कैश कौन सा खाता होता है, रियल खाता होता है, तो कैश का अकाउंट हो गया क्रेडिट। और रेंट, रेंट क्या है, खर्चा, ये खर्चा हमने कर दिया डेबिट, ये हमारी हो गई एंट्री। तो अब बुक्स में कौन से खाते खुल गए? अब बुक्स में दो खाते खुलेंगे, और दोनों खातों का नाम क्या है, कैश अकाउंट ये खुल जाएगा, और रेंट अकाउंट। अगर कैश अकाउंट पुरानी उससे खुला हुआ है तो इसमें एंट्री हो जाएगी। तो देखिए, ये खाते कब खुल रहे हैं, जब एक ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन का नाम क्या था, रेंट पेड करा, रेंट पेड करा। ऐसे ही हमने, मान लीजिए सैलरी पेड करी, ऐसे ही हमने क्या करा, ऐसे ही हमने सैलरी पेड करी, तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? अब सैलरी भी मान लीजिए 10,000 पेड करी, तो यहाँ पर आ जाएगी सैलरी। समझ में आ गई? सैलरी अकाउंट डेबिट। तो ये कब एंट्री खुलेगी सैलरी का? जब हमने सैलरी पेड करी होगी। तो ये सारे खाते कब खुल रहे हैं, जब कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है। पर सस्पेंस अकाउंट के साथ ऐसा नहीं होता, यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है। ये क्या है, ये है हमारी मजबूरी। अब मजबूरी क्या है? तो मजबूरी ये है कि देखिए, सैद्धांतिक रूप से मतलब ईमानदारी से तो क्या होना चाहिए, ईमानदारी से तो ये होना चाहिए कि जैसे ही हम सारी एंट्रियां करें ट्रायल बैलेंस में, जैसे ही हम सारी एंट्रियां करते हैं, जैसे ही सारी एंट्री करने का मतलब क्या है, जो हमने बुक्स बना रखी हैं, जितने भी लेजर्स हैं, उन लेजर्स को जो जो भी विधि फॉलो कर रहे हो हम, चाहे वो बैलेंसिंग मेथड फॉलो कर रहे हो, चाहे हम योग विधि फॉलो कर रहे हो, चाहे हम कह रहे ना एक्सक्लूडिंग बैलेंसिंग मेथड, शेष विधि को, वो बंद खातों को छोड़ करके टोटल विधि वो फॉलो कर रहे हो, या टोटल और शेष विधि, जो चारों विधि फॉलो करिए, कोई सी भी मेथड आप फॉलो करें, कोई सी भी मेथड, एक कोई सी भी मेथड ले लीजिए, चाहे टोटल मेथड ले लीजिए। तो जैसे ही आप बुक्स में जितने भी लेजर हैं, चाहे वो डेबिट हैं तो आपने उनका डेबिट साइड लिखते गए, अगर टोटल विधि फॉलो कर रहे हैं तो जितनी भी बुक्स हैं उनका सबका टोटल, डेबिट साइड का टोटल एक एक खाते का लिखते जाओ। और ऐसे ही क्रेडिट का लेजर का हर एक लेजर का क्रेडिट साइड का टोटल करके उसे कहाँ लिखते जाओ, ट्रायल बैलेंस के टोटल लिखते जाओ।
अब जैसे ही आप इसका टोटल करेंगे, जैसे ही आप क्या करेंगे इसका टोटल, तो ये टोटल और ये टोटल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये सिद्धांत है। सिद्धांत क्यों है ऐसा, ये ऐसा नियम क्यों है, तो देखिए इसका नियम इसलिए क्योंकि हम क्या बोलते हैं, हम डुअल एंट्री फॉलो करते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत फॉलो होता है अकाउंट्स में। अकाउंट्स में दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत फॉलो होता है। अब अकाउंट्स में दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का मतलब क्या है कि जितना डेबिट में इफेक्ट आएगा उतना ही क्रेडिट में इफेक्ट आएगा। इसका मतलब अगर 5,000 रुपए की सेल, 5,000 रुपए डेबिट हुए हैं तो 5,000 ही क्या होंगे, क्रेडिट होंगे, ये बात बोलते हैं। तो इसीलिए जैसे ही हम टोटल करेंगे, तो अगर 1,00,000 रुपए किधर का टोटल आ रहा है, डेबिट साइड का टोटल आ रहा है, तो 1,00,000 रुपए किधर का टोटल आना चाहिए, 1,00,000 रुपए टोटल क्रेडिट साइड का आना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये नियम है और ऐसा होता है। बट कई बार रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, मतलब हो जाता है। तो कैसा होता है फिर, तो ऐसा होता है कि जैसे डेबिट का टोटल आ रहा है 1,00,000 रुपए, क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, 90,000 रुपए। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्रेडिट का बैलेंस कितना कम है, तो क्रेडिट का बैलेंस 10,000 रुपए से कम है। जैसे ही हम 10,000 रुपए इसमें जोड़ेंगे, प्लस करेंगे, तो इसका बैलेंस भी कितना आ जाएगा, तो इसका बैलेंस भी आ जाएगा 1,00,000 रुपए। तो ये कौन सा खाता होगा, तो ये होगा सस्पेंस अकाउंट। कौन सा खाता होगा, सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट देखिए उसके नाम से ही पता आ रहा है, सस्पेंस। सस्पेंस का मतलब अगर हम बोले सस्पेंस मतलब कुछ चीज छुपी हुई है। अब क्या छुपी हुई है, तो यहाँ पर बुक्स में एक गलती छुपी हुई है, कोई गलती हम पकड़ नहीं पा रहे, तो ये है। तो जब भी सस्पेंस अकाउंट खुलता है तो ये क्या है, ये मजबूरी है। मजबूरी क्या है कि हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा सर, तो बैलेंस मिलाने के लिए हमने क्या करा, एडजस्टमेंट करा, एडजस्टमेंट बिठाया, और उसके लिए हमने क्या खोला, उद्धृत खाता खोला। तो सैद्धांतिक रूप से तो हमारे बुक्स मिलनी चाहिए, पर हमने कोई गलती कर दी होगी। अशुद्धियों का शोधन में गलतियों के बारे में बात की जाती है ना। तो वो गलतियां कर दी होंगी और उस कारण से क्या हो गया, उस कारण से हमारा बैलेंस नहीं मिल रहा है। तो इसलिए फिर उस बैलेंस की, उस कमी को दूर करने के लिए, उस गलती को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, जितनी अमाउंट कम होती है, जैसे इस एग्जांपल में हमारी क्या थी कि क्रेडिट का टोटल 90,000 रुपए आ रहा था, तो 10,000 रुपए की कमी पड़ रही थी। तो उस कमी को पूर्ति करने के लिए हम बुक्स में क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। बात समझ में आ गई, कंसेप्ट समझ में आया, सस्पेंस अकाउंट क्यों ओपन किया जा रहा है। तो अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा खाता है। क्या पूछेगा एग्जामिनर, एग्जामिनर ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा खाता है जो ट्रायल बैलेंस में ओपन होता है और फिर बुक्स में जाता है। देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, बुक्स का बैलेंस कहाँ आ रहा है, बुक्स का बैलेंस ट्रायल बैलेंस में आ रहा है और हम समरी बना रहे हैं। पर ऐसा कौन सा खाता है जो खुलता कहाँ है, जो खुलता है ट्रायल बैलेंस में और फिर इसका बैलेंस कहाँ जाता है, इसका बैलेंस जाता है बुक्स में। तो वो है ट्रायल बैलेंस, वो है सस्पेंस अकाउंट। वो क्या है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा खाता है जो खुलता है कहाँ पर, ट्रायल बैलेंस में। जो कहाँ पर खुलता है, जो खुलता है ट्रायल बैलेंस में। कहाँ खुलता है, जो खुलता है ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में खुलेगा और कहाँ जाएगा, और जाएगा बुक्स में। तो ये कौन सा खाता है, तो ये खाता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट खोलना, अब देखिए सस्पेंस अकाउंट बुक्स में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, जैसे अब आपको समझ में आ गया। अब आप कोई सी कंपनी की बुक्स देख रहे हैं और उस बुक्स में आपको दिख गया सस्पेंस अकाउंट, तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होगा, सस्पेंस अकाउंट देखते ही आपके दिमाग में क्लिक होगा कि अरे इनका बैलेंस नहीं मिल रहा था भैया, इनसे कोई गलती हुई है। तो ये अच्छी बात है, किसी को, लोगों को अपनी गलती दिखना अच्छी बात है, नहीं अच्छी बात है। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर किसी की बुक्स में भी सस्पेंस अकाउंट खुला है तो ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा चीज नहीं दर्शाती। ये क्या दर्शाती है, ये दर्शाती है कि आपकी बुक्स में आपने क्या करी है, गलती करी है। ठीक है, आपकी बुक्स में क्या करी है, गलती करी है। तो जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो उसे, तो उस समय तो क्या किया जाता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया जाता है और ट्रायल बैलेंस को मिला लिया जाता है। और फिर क्या करने लग जाते हैं हम, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या काम रहता है हमारे पास, तो ट्रायल बैलेंस के बाद सर हमारे पास जो काम रहता है वो रहता है फाइनल अकाउंट का। हमारे पास क्या काम रहता है, तो हमारे पास काम रहता है फाइनल अकाउंट का। मतलब हम क्या करते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं, ये हमारे पास काम रहता है। ठीक है, ये काम हम करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाने का काम हम करते हैं। और फिर साथ ही साथ क्या करते जाते हैं, इस जो गलती हुई है, जो कमी आई है, जो सस्पेंस अकाउंट दिखा रहा है, इसको दूर करने के प्रयास भी करते रहते हैं। मतलब हम क्या करते हैं, हम ढूंढते रहते हैं कि कहाँ गलती करी हमने और उसको हम करते हैं सही। बात समझ में आ गई, सस्पेंस अकाउंट का पूरा कंसेप्ट समझ में आया, क्या है क्या नहीं है, क्यों खुला है क्यों नहीं खुलता है, उसके पीछे का लॉजिक समझ में आया। अब ये जब आपके दिमाग में ये सारी बातें चली गई हैं, अब आप इस पूरे पैराग्राफ को आप देखिए, हम एक बार में पढ़ेंगे और आपको हर एक बात का मतलब समझ में आती जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, समझ में आया कंसेप्ट। अब आगे बढ़े, चलिए। तो अब बात करते हैं, तो सैद्धांतिक रूप से तलपट के दोनों पक्षों का योग क्या होना चाहिए, मिल जाना चाहिए। ऐसा क्यों है, क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हम क्या फॉलो करते हैं, दोहरा लेखा प्रणाली का सिद्धांत फॉलो करते हैं। और उसके अनुसार क्या होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उसका जितना इफेक्ट डेबिट में आया उतना इफेक्ट ही कहाँ आएगा, क्रेडिट में ही आएगा।
यदि नहीं मिलते हैं तो खातों में कहीं ना कहीं क्या है, अशुद्धि रह गई है, मतलब कहीं ना कहीं हमने गलती करी है। मतलब जैसे हमने एंट्री करी होगी सेल्स की, मान लो 10,000 डेबिट करा होगा तो क्रेडिट कितना कर दिया होगा, क्रेडिट 1,000 कर दिया होगा, ऐसी कोई सी गलती करी होगी, मतलब कुछ ना कुछ तो गलती करी है, कभी नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। ये एक त्रुटि भी हो सकती है, मतलब एक गलती भी हो सकती है, और क्या हो सकती है, अनेक गलती, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकती है। अभी तो हमको क्या दिख रहा है, दोनों में डिफरेंस ही दिख रहा है ना। योग ना मिलने पर त्रुटियों का पता लगाया जाता है। क्या किया जाता है, त्रुटियां पता लगाते हैं, क्या गलती हुई, फिर बुक्स चेक करते हैं वापस से, और त्रुटियां मिल जाती है तो उन्हें क्या करते हैं, सुधार लेते हैं, उनमें क्या करते हैं, सही कर देते हैं। तदानुसार तलपट में भी क्या करते हैं, सुधार करते जाते हैं, मतलब उसको भी क्या करते जाएंगे, रेक्टिफाई करते जाएंगे, जो जो गलतियां मिलती जाएंगी। यदि फिर भी तलपट का योग नहीं मिलता, मतलब बैलेंस नहीं मिल रहा है, मतलब हमने सब प्रयास कर लिए और अभी हमारा डेबिट का बैलेंस आ रहा है 1,00,000 रुपए, डेबिट का बैलेंस तलपट का क्या आ रहा है, तलपट का बैलेंस डेबिट का 1,00,000 रुपए, और क्रेडिट में आ रहा है 95,000 रुपीज। क्रेडिट में कितना आ रहा है सर, तो क्रेडिट में आ रहा है 95,000 रुपीज, क्रेडिट में कितना आ रहा है, 95,000 रुपीज। ठीक है, ये हो रहा है। और प्रयास किए जाते हैं, फिर और ढूंढते हैं कि कोई गलती मिल जाए। इसके बावजूद भी यदि समस्त प्रयास कर लेने के बाद भी, मतलब सब कुछ कर लिया हमने, दो दो बार बुक्स देख ली सर, नहीं मिले, तो दोनों के अंतर जो होती है राशि, वो कहाँ डाल दी जाती है, वो डाल दी जाती है उद्धृत खाते में। अब आपका सवाल ये आ सकता है कि सर ऐसा कैसे होगा, अगर हम बुक्स मिला लेंगे तो भी हमारी गलती हमें नहीं मिल पा रही है। देखिए मानव है हम, क्या सब क्या है, ह्यूमंस है, और ह्यूमन से क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती है। और देखिए हमें हमारी गलती कई बार नहीं दिखती है ना, ये बोला भी जाता है कि हमें अब खुद व्यक्ति को खुद की गलतियां नहीं नजर आती हैं। तो ये वाकई में होता भी ऐसी है, जब बुक्स में आप लिखते हैं और कभी ऐसी पोजीशन आती है कि क्या होता है, सस्पेंस अकाउंट ओपन होता है, आजकल ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। आजकल पॉसिबल ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, उसके पीछे का लॉजिक ये है सामान्यतः कि आजकल क्या फॉलो होता है, डुअल अकाउंटिंग सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। तो क्या होता है, आप जो गलती करते हैं, आप जो गलती करते हैं वो क्या होती है, वो पकड़ाए, वो इस प्रकार की गलती नहीं होती, क्योंकि एंट्री नहीं होगी, मतलब एंट्री नहीं होगी। कैसे एंट्री नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही आप अगर 100 रुपए, 1,000 रुपए आपने डेबिट साइड लिखे, तो जब तक क्रेडिट 10,000 रुपए नहीं होंगे, अगर डेबिट में 10,000 रुपए लिखे हैं तो क्रेडिट में जब तक 10,000 के खाते नहीं आएंगे, तो आप ये एंट्री ही नहीं लेगा, सिस्टम एंट्री नहीं लेता। आज के समय में डोबी टैली सॉफ्टवेयर हो या कोई से भी सॉफ्टवेयर में जब आप एंट्री करेंगे, तो वो एंट्री सेव ही नहीं होगी, वो एंट्री सिस्टम में सेव ही नहीं होगी या सबमिट ही नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक आप क्या नहीं कर लेंगे, जब तक आप पूरा मिला नहीं लेंगे। तो आजकल जो गलतियां होती है, वो तलपट को ना प्रभावित होने वाली गलतियां ज्यादा होती हैं। मतलब क्या होती है कि हम राम का खाता लिखना था, उसकी जगह श्याम का खाता कर दिया, ये गलतियां आजकल ज्यादा होती हैं। तो उद्धृत खाता तलपट का सबसे अंतिम खाता होता है। क्या होता है, सबसे अंतिम, सबसे अंत में खुलने वाला खाता कौन सा होता है, तो सस्पेंस अकाउंट सबसे अंत में खुलता है। इसके लिए हम तलपट में विवरण वाले खाने में उद्धृत खाता शब्द लिखेंगे और दोनों पक्षों के योग के अंतर की राशि को क्या करेंगे, कम योग वाले राशि की तरफ लिख देंगे। जैसे 95,000 इधर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5,000 से कम आ रहा है तो इधर 5,000 लिख करके कम योग वाले तारीफ लिख देंगे। तो कम योग किधर का आ रहा था, क्रेडिट साइड का, तो क्रेडिट साइड लिख देंगे। डेबिट साइड का आता तो डेबिट साइड लिख देते हैं। वाली राशि के खाने में लिख दिया, लिखा जाएगा, ताकि दोनों पक्षों के योग क्या हो जाए, मिल जाए। उद्धृत खाता सस्पेंस अकाउंट को उच्चंत खाता, और संदेह खाता और भूलचूक खाता आदि कई नामों से, पर्यायवाची नामों से भी संबोधित किया जाता है। ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे ज्यादा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब ये एक उदाहरण दे रखा है, एकदम इजी सा है, समझ लेंगे आ जाएगा। माना कि नाम पक्ष मतलब डेबिट पक्ष का योग कितना है, नाम पक्ष का मतलब डेबिट पक्ष, डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है। जबकि जमा पक्ष का योग मतलब क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है, तो क्रेडिट आ रहा है सर 95,000। डेबिट कितना आ रहा है, डेबिट आ रहा है 1,00,000, और क्रेडिट कितना आ रहा है, और क्रेडिट आ रहा है 95,000 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ है कि 5,000 रुपए किधर कम है, 5,000 रुपए 95,000 वाली साइड कम है ना। अब अतः आ रहा है, तो तलपट के अंत में विवरण खाते में उद्धृत खाता शब्द लिखेंगे। मतलब क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर लिख देंगे विवरण, जहां पर हम उसका पर्टिकुलर लिखते हैं तो वहां पर क्या लिख देंगे, सस्पेंस अकाउंट शब्द लिख करके अंतर की राशि, अंतर की राशि कितनी आ रही है, 5,000, तो ये देखिए 5,000 हमने लिख दिया। कम योग वाले पक्ष में लिख देंगे, कम योग किधर आ रहा था, क्रेडिट साइड आ रहा था। कम योग वाले पक्ष अर्थात जमा पक्ष, मतलब जमा का मतलब क्रेडिट पक्ष की ओर लिखेंगे, ताकि दोनों पक्षों का योग क्या हो जाए, समान हो जाए, अर्थात 1,00,000 हो जाए। इसके पश्चात हम खाता बही में भी उद्धृत खाता खोलेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे उसके अनुसार फिर क्या करेंगे हम, बुक्स कहाँ पर खुलेगा फिर ये अकाउंट, तो ये अकाउंट खुलेगा ट्रायल बैलेंस में। बात समझ में आ गई? सस्पेंस अकाउंट कहाँ खुलेगा, फिर जाएगा ये बुक्स में ट्रायल बैलेंस में खुलने के बाद। और इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में लिख देंगे और सस्पेंस अकाउंट भी खोल लेंगे। तो ये हमने सस्पेंस अकाउंट क्या करा, अपनी बुक्स में ओपन कर लिया। क्या लिखा, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, 5,000 रुपए का डिफरेंस काहे में आ रहा है, ट्रायल बैलेंस का। और अब क्या करेंगे, फिर ढूंढते रहेंगे कहाँ गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, और फिर उसको सुधारेंगे। सस्पेंस अकाउंट एक अंतरिम व्यवस्था है, मतलब क्या, इंटरनल थोड़े समय की व्यवस्था है। फाइनल मतलब ये एक सोल्यूशन नहीं है, ये थोड़े समय के लिए एक इलाज है। जैसे अगर आपका कहते हैं ना कि अभी अभी तो काम चला लीजिए, जैसे अगर हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं, और अगर हमारे किसी दांत में कीड़े लग जाते हैं, है ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो कई बार हमें दवाई दे देते हैं, वो बोल देते हैं देखते हैं, वैसे तो ये खराब हो गया पर अभी थोड़ी सी आपकी जो दाढ़ है वो कमजोर बहुत नहीं हुई है, तो अभी नहीं निकालेंगे, बाद में निकालेंगे। तो वो क्या करते हैं, वो हमें ये जो टेबलेट देते हैं ताकि आपका काम चल जाए। तो वो कौन सी व्यवस्था है, अंतरिम व्यवस्था, मतलब थोड़े समय के लिए, एक ना एक दिन तो आपको अपनी दाढ़ निकालनी पड़ेगी। तो ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, अभी टेम्पररी सोल्यूशन कर रहे हैं। सस्पेंस अकाउंट क्या है, टेम्पररी सोल्यूशन है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है, इस डिफरेंस को हटाना। उद्धृत खाता अशुद्धियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, ये अशुद्धियों का, मतलब एरर्स का, कि आपकी बुक्स में कोई गलती है, ये बात इस बात की प्रमाण है कि सस्पेंस अकाउंट खुला है। अतः अशुद्धियां ढूंढकर उसे जल्दी से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द समाप्त कर देना चाहिए। बात समझ में आ गई? उद्धृत खाता ही एक ऐसा खाता है जो पहले कहाँ खुलता है, तलपट में खुलता है। कहाँ खुलेगा ये, तलपट में खुलेगा, और उसके बाद ये क्या होता है, खाता बही में खुलते हैं। अन्य सभी खाते क्या होते हैं, खाता बही में खुल के तलपट में आते हैं। मतलब ये एक अकेला है जो रिवर्स जाता है। ठीक है, एक अकेला है जो रिवर्स जाता है, मतलब कहाँ जाता है, ट्रायल बैलेंस से ये बुक्स में जाता है हमारी। ठीक है, कौन सा अकाउंट है, तलपट अकाउंट है। रेड में इसलिए लिखा है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अब इसके बाद ये एक क्वेश्चन है कि क्या तलपट खातों की शुद्धता का अकाट्य या अंतिम प्रमाण है, मतलब ये एकदम अनचैलेंजेबल प्रूफ है। अब अनचैलेंजेबल प्रूफ या कंक्लूसिव एविडेंस है कि अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया तो मतलब ये बोल रहे हैं, चाह रहा है ये क्वेश्चन, कि सब चीज 100% सही है। मतलब एकदम हम अगर इसे एकदम फिल्मी लैंग्वेज में कहें या एकदम लैंग्वेज में कहें तो गीता पर जैसे बोलते हैं ना, हम हाथ रख के कसम खाते कि जो कहेंगे सच कहेंगे। तो इस हिसाब से क्या ये तलपट अगर हमारा मिल गया है तो क्या फिर सब कुछ सही है, इस बात की 100% श्योरिटी है, इस बात का 100% प्रमाण है कि अब हमारी बुक्स में कोई भी गलती नहीं है, एक भी गलती नहीं है, सब कुछ परफेक्ट है, ये बात बोल रहा है ट्रायल बैलेंस का मिलना। तो ऐसा है क्या, तो ऐसा नहीं है। मतलब ट्रायल बैलेंस अगर हमारा मिल भी रहा है, क्या हो रहा है, ट्रायल बैलेंस हमारा मिल भी रहा है तो भी गलतियां हो सकती हैं। तो हमने जब अशुद्धियों का संशोधन में क्या बोला जाता है, अशुद्धियों को सुधार चैप्टर जो अकाउंट्स में कहा गया, उसमें क्या बोला गया, ऐसी भी अशुद्धियां होती हैं जो क्या करती हैं, तलपट को प्रभावित नहीं करती। जैसे उसके एग्जाम्पल है, उसके एग्जाम्पल क्या है, भूल चूक की अशुद्धियां, मतलब भूल चूक की अशुद्धियों में क्या होती है, भूल जाने वाली अशुद्धियां। भूल जाने वाली अशुद्धियों का क्या उदाहरण होता है, जिसमें हम भूल ही जाते हैं। जैसे देखिए, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो तीन और फिर इसके बाद आपको ये भी समझ में आ जाएगा। जैसे एक एक अशुद्धि का एग्जांपल लेते हैं, भूल जाने वाली अशुद्धि। अब कितने ट्रांजेक्शन थे हमारी बुक्स में, तो हमारी बुक्स में अभी तक 2 ट्रांजेक्शन हुए थे। क्या ट्रांजेक्शन हुए थे, तो ट्रांजेक्शन नंबर 1 ये था कि हमने सेल करी थी, कितने की सेल करी थी, और केस सेल करी थी। तो केस सेल करी थी कितने की, तो 10,000 रुपए की केस सेल करी थी, और करी थी फिर कितने की, 20,000 की केस सेल करी थी। ये 2 ट्रांजेक्शन हमारी बुक्स में हुए। कितने का माल बेचा है, तो 10,000 और 20,000 का माल बेचा है। अब हमने क्या करी, अब हमने ये जो ट्रांजेक्शन 1 था, इस ट्रांजेक्शन को तो हमने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लिया। हमने अपनी बुक्स में क्या करा, इसको तो रिकॉर्ड कर लिया। अब इसको रिकॉर्ड करने का मतलब क्या हुआ होगा, इसको रिकॉर्ड करने का मतलब ये हुआ होगा कि इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए टू सेल्स अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमारी हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये एंट्री हो जाएगी। तो ये एंट्री करी। अब इसकी अगर हम डेबिट क्रेडिट डायरेक्टली कर दे, ट्रायल बैलेंस में डेबिट क्रेडिट कर दें, तो क्या हो जाएगी, डेबिट में कितने आ जाएंगे, 10,000 रुपए कैश के, है ना। ये कैश के 10,000 रुपए आ गए डेबिट में, और सेल्स के आ जाएंगे कितने, क्रेडिट में 10,000 रुपए। ये आ गया, और ये हमारा ट्रायल बैलेंस अभी मिल रहा है। अब हमने क्या करा, ये जो दूसरी एंट्री थी, ये दूसरी एंट्री थी, इसको हम भूल गए। नो,
रिकॉर्ड्स नो एंट्री इन बुक्स। नो एंट्री इन बुक्स मतलब हम इसको क्या कर गए, हम इसको गए भूल, हमने क्या कर दी भूल, हम भूल गए और हमने इसकी एंट्री ही नहीं करी है, 20,000 को रिकॉर्ड ही नहीं करा केस में। तो अभी हमारा ट्रायल बैलेंस क्या बता रहा है, 10,000 डेबिट बता रहा है और 10,000 क्रेडिट बना रहा है। क्या हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। 10,000 मिल रहा है या बच्चों नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। डेबिट 10,000 हो रहा है, हाँ 10,000 हो रहा है। क्रेडिट 10,000 हो रहा है, हाँ 10,000 हो रहा है और हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, 100% मिल रहा है। तो अब हम इसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे, कोई भी बुक्स में गलती दिखेगी क्या? हमें नहीं दिखेगी। बट हम गलती करके बैठे हैं। क्या गलती करके बैठे हैं? ये ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करा, ये ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये गलती करी या नहीं करी? गलती करी, पर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया। तो ट्रायल बैलेंस मिलना इस बात का प्रमाण है कि हम सब काम सही कर रहे हैं? नहीं सर, फिर भी गलतियां हो सकती हैं, जैसे ये रही एक गलती का उदाहरण। तो अब ये जो गलती है इसे क्या बोला जाएगा? भूल जाने वाली अशुद्धि, मतलब ऐसी अशुद्धियां जो ट्रलपट को प्रभावित नहीं करती हैं। तो ये गलती ने प्रभावित करा? नहीं करा। कोई दिक्कत आई? नहीं दिक्कत आई। समझ में आ गया? तो हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है, फिर भी गलतियां हैं। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब एक और एग्जाम्पल क्या लेते हैं, एक और एग्जाम्पल आता है सैद्धांतिक अशुद्धियों का। अब सैद्धांतिक अशुद्धियां मतलब क्या होती हैं? प्रिंसिपल एरर, मतलब हमको ज्ञान ही नहीं है, डेबिट क्रेडिट किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं हमको कुछ नहीं पता। बस हमको एक बात पता है कि दोनों खातों का डेबिट क्रेडिट बराबर अमाउंट से होना चाहिए। मतलब क्या डेबिट करना है क्या क्रेडिट करना है हमको कुछ भी नहीं पता। हम तो क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अपने हिसाब से डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं। तो अब देख लेते हैं उसका भी अपने हिसाब से डेबिट क्रेडिट करने का मतलब क्या है। ये रहा हमारा ट्रायल बैलेंस, ये रहा डेबिट और ये रहा क्रेडिट। बात समझ में आ गई? अब हमने बुक्स में इसकी एंट्री करी। तो देखिए बुक्स में अगर हम एंट्री करते हैं तो सही एंट्री क्या थी? सही एंट्री दोनों की क्या होनी थी? सही एंट्री होनी थी सर कैश अकाउंट। सही एंट्री क्या होती? बताइए फटाफट से। कैश अकाउंट डेबिट, और 10,000 ये डेबिट होता, 20,000 ये डेबिट होता, और क्या होता? सेल्स अकाउंट। ये एंट्री हमारी सही होती। ठीक है, 10,000 डेबिट 10,000 क्रेडिट, 20,000 है ना। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 20,000। एक मिनट, ये 20,000 हमारा आ जाता, ये एंट्री हमारी होनी थी, ये एंट्री होती। बट हमें कोई सिद्धांतों का पता नहीं, मतलब किसको डेबिट करते हैं किसको क्रेडिट करते हैं इसका पता ही नहीं था। जो हमारे अकाउंटेंट थे, जो हमारे अकाउंट संभालने वाला भाई था, वो बड़ा सीधा भाई था, उसको कुछ नहीं पता था। कंपनी ने उसे बैठा दिया, उन्होंने बोला ठीक है, बोले जितना डेबिट करना उतना ही क्रेडिट करना, बस एक बात ध्यान रखना कभी भी बुक्स नहीं हिलेगी। उनको एक बात व्यक्ति ने बता दी तो उन्होंने कहा ठीक है। तो अब उन्होंने एंट्री क्या करी? एंट्री करनी ये थी, उन्होंने एंट्री क्या कर दी? उन्होंने एंट्री कर दी सेल्स अकाउंट डेबिट। उन्होंने एंट्री क्या कर दी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। उन्होंने एंट्री क्या कर दी? सेल्स अकाउंट डेबिट टू केस अकाउंट। और उनको एक बात बोली गई थी कि दोहरा लेखा प्रणाली में हर खाते का इफेक्ट क्या होता है? बराबर होता है, मतलब जितना डेबिट करो उतना ही क्रेडिट करो। तो उनको ये बात तो पता थी कि जितना डेबिट करो उतना क्रेडिट करो, तो उनने बिल्कुल ध्यान रखा। 10,000 डेबिट करा सेल्स अकाउंट में और 10,000 ही क्रेडिट करा कैश अकाउंट में। 20,000 ही सेल्स अकाउंट में डेबिट करा और 20,000 ही कैश अकाउंट में डेबिट करा। एंट्री ये सही थी सैद्धांतिक रूप से, पर उन्होंने कर दी ये। तो अब सेल्स अकाउंट का क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। कितना आ रहा है? 30,000 का। तो सेल्स में हमने लिख दिया 30,000 का डेबिट बैलेंस, और 30,000 का क्या कर दिया? 30,000 का हमने कर दिया क्रेडिट बैलेंस। कौन सा क्रेडिट आ गया? पर क्रेडिट आ गया कैश। समझ में आ गए? तो ये कौन सी गलती करी? तो ये गलती करी सैद्धांतिक गलती। कौन सी गलती? सैद्धांतिक गलती। बट हमारा हो क्या रहा है बताइए? ट्रायल बैलेंस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? हमारा ट्रायल बैलेंस तो मिल रहा है, 30,000 डेबिट हो रहा है, 30,000 ही क्रेडिट हो रहा है। तो ये कौन सी गलती है? सैद्धांतिक गलती। क्या ट्रायल बैलेंस मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। क्या गलती हुई है? हाँ हुई है सर, पूरी गलती हुई है, पूरी एंट्री गलत कर दी, उल्टी एंट्री कर दी हमने, तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल गया। तो ट्रायल बैलेंस अगर मिल रहा है तो ये 100% इस बात का प्रमाण नहीं है कि हमने कोई गलती नहीं करी है। मतलब फिर भी कोई ना कोई गलती तो हमने अपनी बुक्स में जरूर करी है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? देखो कि गलती होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस कैसे मिल रहा है ना। करनी ये गलती थी, उन्होंने कर दी दूसरी एंट्री, पर फिर भी ट्रायल बैलेंस मिल गया। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तो भी ये क्या है? शुद्धता का अकाट्य प्रमाण नहीं है। मतलब अगर हमारा ट्रायल बैलेंस मिल रहा है तो हम ये कह नहीं सकते कि हाँ हमने कोई गलती नहीं करी। हो सकता है कि बुक्स में क्या हो? गलती हो। और किस प्रकार की गलती होगी? जैसे अभी हमने ये दो उदाहरण समझे, बात समझ में आई? तो इन्हें कौन सा बोला जाता है? कौन सी गलतियां बोला जाता है? इन्हें वो गलतियां बोला जाता है जो तलपट को प्रभावित नहीं करती। मतलब इससे बैलेंस प्रभावित होता है क्या? नहीं होता है। समझ में आ गई बात? अब ये बात को आप पढ़िए। अब ये जो थ्योरी है, अब ये थ्योरी हम पढ़ेंगे तो हमें पूरी समझ में आएगी। ओके, क्लियर है? बढ़े आगे? चलिए अब इसको पढ़ते हैं और चीजों को करते हैं कंप्लीट।
तो देखिए तलपट तैयार करने में मुख्य ध्येय प्रारंभिक लेखा पुस्तकों और खाता बहियों की गणितीय शुद्धता की जांच करना है। मतलब क्या रहता है, मैथमेटिकली गलती की हमने जो डेबिट करा जितना अमाउंट उतना क्रेडिट करा है या नहीं। दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार प्रत्येक लेन देन के दो खातों के विपरीत पक्षों में लिखा जाता है। मतलब एक डेबिट में जाएगा तो दूसरा काय में जाएगा, क्रेडिट में जाएगा। इस आधार पर मान्यता की जाती है कि यदि तलपट के दोनों पक्षों का योग समान है, मतलब क्या है, दोनों तरफ का बैलेंस क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। बराबर आने का मतलब क्या है, 10,000 अगर डेबिट हो रहा है तो 10,000 ही क्रेडिट होगा। 1 लाख अगर डेबिट हो रहा है तो 1 लाख ही क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गई? तो हिसाब किताब में गणितीय संबंधी अशुद्धि नहीं है। मतलब गणितीय अशुद्धि मतलब नहीं है, मतलब क्या है, डेबिट क्रेडिट सब बराबर अमाउंट लिखें। लेकिन गणितीय शुद्धता तलपट की शुद्धता का 100% प्रमाण नहीं हो सकता। मतलब अगर गणित सही है, मतलब ट्रायल बैलेंस डेबिट 1 लाख आ रहा है, क्रेडिट 1 लाख आ रहा है, तो क्या सब चीजें सही है? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी ये देखो एंट्री गणितीय रूप से तो बिल्कुल सही है, 30,000 डेबिट होना था, 30,000 क्रेडिट होना था, हो रहा है। पर हमने तो पूरा ट्रांजेक्शन ही उलट कर दिया। हमने ट्रांजेक्शन ही क्या कर दिया, पूरा ट्रांजेक्शन ही गलत कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि तलपट के योग तो मिल जाता है, फिर भी खाता बही में अशुद्धि रह जाती है। कैसी अशुद्धि रह जाती है, जैसे एक नीचे उदाहरण दिया हुआ है हमने, ये देखो एक गलती तो यहीं दिख रही है। ऐसी अशुद्धियां होती हैं जिनके होने पर भी तलपट का योग मिल जाता है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा बैलेंस जो है वो मिल गया। इस प्रकार की अशुद्धियों को तलपट में प्रकट नहीं हो पाती हैं, इसलिए इनका पता लगाना क्या होता है, कठिन कार्य होता है। क्यों कठिन कार्य होता है? क्योंकि देखिए गलती होगी तो दिख जाएगी। जैसे अगर अभी हमारा ऊपर हम सस्पेंस अकाउंट पढ़ के आ रहे थे तो 5,000 का डिफरेंस पता था, तो हमें पता है कि कहीं ना कहीं हमने 5,000 के आसपास की गलती करी है या कोई गलती करी है। यहाँ तो फिर हमें हर एक ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो ये जो गलतियां होती हैं इनको पकड़ पाना क्या होता है, मुश्किल होता है। पकड़ाई में ही नहीं आती हैं ये, बाद में कभी फिर पता लगती हैं। ठीक है, इसलिए इनका पता लगाना कठिन कार्य होता है। अतः गणितीय दृष्टि से तलपट के दोनों पक्ष भले ही मिल जाएं, किंतु तलपट के खातों की शुद्धता का वास्तविक और अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। मतलब क्या हम ये बोल देंगे कि फिर हमारे फाइनल अकाउंट और सब चीजों में सही चीजें लिखी हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः तलपट खातों की शुद्धता का क्या है, अकाट्य प्रमाण नहीं होता। अकाट्य प्रमाण मतलब एकदम 100% सब चीजें सही है, ऐसा है क्या? तो ऐसा नहीं है। बात समझ में आ गई? पूरा ट्रायल बैलेंस समझ में आया? मैंने आपको पूरा ट्रायल बैलेंस भी इसलिए आज रिवाइज करा दिया कि इन फ्यूचर में कभी आपको ट्रायल बैलेंस देखना रहे तो आप क्या करेंगे, आप ये वीडियो को देख लेंगे तो आपका पूरा ट्रायल बैलेंस एक बार में रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद होगी आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तो जब तक अपनी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए और क्लासें आपको प्रोवाइड करते जा रहे हैं और स्पीड भी बढ़ा दी जाएंगी थोड़े समय में, है ना? स्पीड भी बढ़ा दी जाएगी और आपका जो कोर्स है वो भी हो जाएगा, है ना? बस आप क्या करें, आप हमारे साथ बनाए रखें। कभी आपको एक और जो क्वेश्चन कई बार आपका होता है कि सर क्या करें, हम क्लासेस जो आती मैं उसको देख लेता हूँ या देख लेती हूँ और मेरे पास फिर भी समय बचता है तो क्या करना चाहिए, या और भी समय है मेरे पास। तो अगर देखिए आपके पास इतना समय है कि अगर आप पूरी क्लासें देख पाते हैं और पूरी 100% आपकी क्लासें कवर हैं ऑलरेडी, तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास फिर समय बचता है तो आप करिए फिर सेल्फ स्टडी। क्या करें, आप खुद की स्टडी का टाइम निकालिए। अब खुद की स्टडी का टाइम निकालने का मतलब क्या है कि जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं या जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं और अगर आपको लगता है कि मैं अपने एंड से भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो भी करते जाइए। ताकि क्या होगा कि इन फ्यूचर में जब वो टॉपिक कवर किए जाएंगे तो आपके साथ वो वापस से हो जाएंगे, रिवाइजन हो जाएगा आपका। या आप क्या कर सकते हैं, या आप वापस से उन टॉपिक पर अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रायल बैलेंस में अभी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक ट्रायल बैलेंस मेरा थोड़ा सा वीक है या थोड़ा सा मेरे को इस पर हैंड्स ऑन नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, अब वापस से इसको रिवाइज कर लेना चाहिए। तो ये प्रोसेस आप कंटिन्यू रखिए। मतलब अपना जितना समय हो, जितना ज़्यादा समय हो, आप किस पर देंगे, जितना समय आप दे सकते हैं आप स्टडी पर देंगे। ठीक है, यही समय है जब हम स्टडी कर सकते हैं और इसका अब सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमें आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए इन केस करिए अपने समय को और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।